नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश स्लाइड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए किन रूल्स को फॉलो करना बहुत आवश्यक है, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन बुक्स की हेल्प लें, किस प्रकार प्रैक्टिस करें और किस प्रकार हम अपनी एक तैयारी है उसको एक लेवल प्रदान करें या हम किस प्रकार एक टाइम मैनेजमेंट पे काम करें, इन सब पे चर्चा करेंगे। इन सब पे चर्चा करने से पहले एक छोटा सा परिचय। आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2011 में मेरी रैंक थी 45। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2012 में रैंक थर्ड, मैथ्स टॉपर। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 यानी को लेक्चर की जो एग्ज़ाम थी उसमें मेरी रैंक फर्स्ट यानी टॉपर था। तो ये सब एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में, काफ़ी और एग्ज़ाम देने के बाद में मैंने कुछ नोटिस किया कि किस प्रकार तैयारी करके हम अपनी एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से इजी वे में हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो उन सब पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम स्कीम के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले पेपर की बात करें तो पेपर बाईलैंग्वेज आता है, यानी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 150, तो 150 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो इसका मतलब टोटल पेपर हो गया 300 मार्क्स का। तो मैथ्स का पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। टाइप की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है और साथ में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब यानी अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर आपने 4 क्वेश्चन किए, 3 गलत कर दिए, एक सही कर दिए, तो चारों कैंसिल, यानी उसे 0 मार्क्स मिलेंगे। टाइम फॉर ईच क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो ये पेपर होता है वो होता है 2.5 घंटे का। तो अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो इसका मतलब हम कहें कि 150 मिनट्स होंगी, और 150 मिनट्स और 150 क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं कि जो ईच क्वेश्चन है उसके लिए 1 मिनट होगी। तो आरपीएससी स्कूल लेक्चर्स के पेपर में हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 72 सेकेंड्स होते हैं, यानी 60 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 60 सेकेंड का टाइम होगा। तो हमें इस टाइम को ध्यान में रख के टाइम मैनेजमेंट पे काफ़ी काम करना पड़ेगा। अगर टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बहुत भी ख़राब हो जाता है तो पेपर है वो पूरा उसका पैटर्न ही चेंज हो जाता है, यानी सिलेक्शन है वो नॉन सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मैं मानता हूँ टाइम मैनेजमेंट को। सबसे पहले अगर हम ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बात करें तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से 80 मार्क्स का पोर्शन आता है। 8 हमारे टॉपिक दे रखे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से लेकर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन तक। तो अगर इन टॉपिक की बात करें तो लगभग इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन का एवरेज मान के चलें। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी यानी हमारा समूह सिद्धांत तो कोर्स में है, लेकिन रिंग थ्योरी कोर्स में नहीं है। तो ग्रुप थ्योरी में ग्रुप पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में सब ग्रुप पढ़ना पड़ेगा, उपसमूह के बाद में साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय ग्रुप हो गया। चक्रीय ग्रुप के बाद में अगर हम देखें ऑर्डर वगैरह वो सब इसमें आ जाते हैं। उसके बाद में परम्यूटेशन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप, ऑटोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सब हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने ये देखा है कि लोग ग्रुप थ्योरी वाला एक फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको कर लेते हैं, उसके बाद में सब ग्रुप में आते आते रटना स्टार्ट कर देते हैं। तो रटने से बचें। तो रटते न, उसके लिए क्या करें, अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो उस टॉपिक पे आप अपना क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और मेरा ये मानना है कि ग्रुप थ्योरी का अगर आप एक कंप्लीट सिलेबस करते हो तो आपके लगभग 200 क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए मिनिमम। अगर आपकी बात करें तो अगर आप 20 क्वेश्चन सोल्व करके और आप इससे कंपैरिजन करोगे तो फिर है ना वो गलत है। तो अगर आप ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 20 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो और आपका मुकाबला उससे है जिसने 200 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो फिर आप काफ़ी पीछे हो। तो आपको ये अगर टॉप लेवल मान के चल रहे हो, आप ये मिनिमम लेवल मान के चल रहे हो, तो आप अगर मीडियम भी रहना चाहते हो तो 100 क्वेश्चन तो आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सोल्व होने चाहिए। क्वेश्चन सोल्व होने का फायदा क्या होगा, एक तो अगर वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आपका देखा हुआ क्वेश्चन अगर हम सोल्व करते हैं तो टाइम नहीं लगता। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में टाइम मैनेजमेंट की वैसे भी दिक्कत नहीं है। दूसरा आपके साथ ये चीज़ रहेगा कि हमारा एक क्वेश्चन सही होते ही दिमाग बुस्ट होगा, और दिमाग बुस्ट होते ही हमें लगेगा कि एक हार्ड पेपर, जिसको हम हार्ड पेपर मान के चलते हैं, मोस्टली मैंने देखा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को लोग कि रियल एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हार्ड है, कि हार्ड पेपर का क्वेश्चन हमने कम टाइम में कर लिया और अटेम्प्ट कर लिया तो फिर बाकी के क्वेश्चन है वो तो टॉपिक ईजी हैं, उनमें से तो हम इजीली कर लेंगे। तो ये आपकी मानसिकता निर्धारित करेगा या फिर पेपर की डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि हमने पहले कितने क्वेश्चन तैयार किए हैं, कितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं।
अगर नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ रहे हैं और हमें कोसेट्स यानी सहसमुच्चय की डेफिनेशन ही नहीं आती, और अगर हमने सहसमुच्चय की डेफिनेशन रट भी ली और हमें पता नहीं उसका मतलब क्या है या वो क्या क्या रिजल्ट देता है या किस प्रकार उसको पढ़ते हैं, तो बुक्स की तरह अगर आपने देख लिया कि ये एच ए होता है और इसमें एच ए और सच दैट एच जो है एच बिलोंग्स टू, हमने कोई भी सब ग्रुप लिया है उसका एलिमेंट लिया है और ए बिलोंग्स टू जी है, इस प्रकार हमने कैसे भी रट के इसको हमने याद कर लिया। और 3 दिन बाद में हमसे पूछा कि कोसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है और हमें नहीं पता, तो फिर इसका मतलब हमने रटा और वो रटा हमारा हुआ क्या हो गया, साफ हो गया। तो ऐसी चीज़ों से बच्चे कॉन्सेप्ट कैसे याद रखें, इस प्रकार उस पर ज़रूर काम करें कि कैसे ये चीज़ें डेफिनेशन याद होनी चाहिए, किस प्रकार ये हमारी हेल्प करती हैं। और उनमें एक चीज़ ये है कि पहले तो कि आप खुद नहीं समझ पाते तो किसी की हेल्प लें जो आपको समझाए, और दूसरा उसके बाद में इस पे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, डेफिनेशन याद रखने में भी हेल्प करेंगे और आपको रिजल्ट याद रखने में भी हेल्प करेंगे। मान लीजिए आपके पास आ गया एच ए इक्वल्स टू एच बी और आपने एक रिजल्ट याद कर लिया कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब अगर आपको ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आ गया तब तो आपने सही कर दिया। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर आ गया, मान लीजिए ये आपसे पूछ लें क्या ए बी बिलोंग्स टू एच होगा, या आपसे ये पूछ लें कि बे ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा, और आप ये नहीं बता पा रहे कि होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, सिर्फ बुक का रटा है और उसके ना आपको पीछे का पता है ना उसके आगे का पता है। तो इस प्रकार रटने वाली चीज़ से बचें। बीएससी तक का सिलेबस है, इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि इस टॉपिक तक, बीएससी के टॉपिक तक पढ़ाने वालों की संख्या काफ़ी अच्छी है। कहीं ना कहीं आपकी जानकारी में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आप कोचिंग भी करना चाह रहे हैं तो एक बार घर पे आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए, ताकि आप अगर अच्छी कोचिंग में जाते हैं तो आपको वहाँ उससे बेनिफिट मिले। और अगर आप पहले खुद रट रहे हैं और वहाँ कोचिंग में भी रटा रहे हैं तो सारा रटा हुआ होगा, फिर वो आपका डिपेंड करेगा कि आपका रटा हुआ कितना एग्जाम में आता है, या आपकी रटने की कैपेसिटी कितनी अच्छी है, और या एग्जामिनर किस लेवल का पेपर बना रहा है। एग्जामिनर ने उसी लेवल का पेपर बना दिया जिस टाइप का आपने रटा है तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर पेपर का स्टैंडर्ड हाई चला गया, क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी घूम गया, तो फिर इसका मतलब साथ साथ आप भी घूमोगे। और अगर किसी ने 200 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और उसने सारे रिजल्ट देखे हैं इसके, तो अगर इसमें क्या घूमने वाली बात है, डायरेक्ट पता होना चाहिए कि रिजल्ट सही है या गलत है। तो इस पर काम जरूर करें। सेकंड की बात करें तो कैलकुलस में बात करें तो कैलकुलस में 2 पेपर हमारे सामने आ गए, अवकलन गणित एवं समाकलन गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस एवं इंटीग्रल कैलकुलस। इन टॉपिक्स में भी मैंने देखा है कि जैसे एसिम्पटोट्स का क्वेश्चन है, तो एसिम्पटोट्स का क्वेश्चन कई बार तो बहुत ईजी आ जाता है, लेकिन एसिम्पटोट्स के क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि लेंथी भी होते हैं। बीटा गामा फंक्शन का क्वेश्चन देखें तो बीटा गामा फंक्शन का मैंने देखा है, मैंने ये नोट किया है 50 एग्जाम में 50 टाइप के क्वेश्चन मिले हैं। तो कोई अंत नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कि भाई किस टॉपिक्स में कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप बीटा गामा फंक्शन के 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए या 20 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, तो वो कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जितने ज़्यादा नंबर क्वेश्चंस आप उस टॉपिक के सोल्व करोगे, टाइम मैनेजमेंट पे काम करोगे, वो आपको गारंटी देगा कि ये टॉपिक अपना सुपर हो गया। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपने बीटा गामा फंक्शन के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो आप उससे बेटर हो जिसने 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और उससे आप पीछे हो जिसने 30 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो आपको खुद देखना है कि आपको कहाँ रहना है। तो कम से कम इतने क्वेश्चन होने चाहिए जो कि औरों से अच्छे हों। कई बार हम देखते हैं किसी बुक्स में 10 क्वेश्चन मिल गए, या किसी जगह आपने हेल्प से 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए और अपने को लग रहा है कि इन 5 में से क्वेश्चन आएगा, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है ना, कभी भी किसी टॉपिक के कंप्लीट होने की गारंटी नहीं देते। जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतना ज़्यादा अच्छा कमांड कहलाएगा। और कंपैरिजन हमेशा साथियों से होना चाहिए। अगर मेरे 30 क्वेश्चन है, आपके 20 क्वेश्चन है, आपके किसी दूसरे साथी के 10 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, ये डिपेंड करेगा। ये एग्जाम में बताएगा कि आपको क्या हेल्प करें। क्वेश्चन सोल्व करने के पीछे भी आपको पता होना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एसिम्पटोट्स का क्वेश्चन आ गया, उसमें भी अपन दिमाग लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, उसको अपन ना 1 मिनट के अंदर कर रहे हैं, तो वहाँ अपन टाइम मैनेजमेंट का काम नहीं कर रहे। डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में भी लोग सिर्फ हमें ये सोच के चलते हैं कि इंटीग्रेशन तो सिर्फ सोल्व करने का होता है और सोल्व करके सिर्फ रिजल्ट लिखने का होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ पे अगर हमारी कमांड है तो हमें पता चलेगा कि इस ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी होते हैं, और डायरेक्ट होते हैं तो फिर हमारा जो क्वेश्चन अगला अगर डबल इंटीग्रेशन का 1 मिनट में कर रहा है और उसको आपने अगर 10 सेकंड में किया है, तो 50 सेकंड्स का टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में है, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा।
तो आपको काम करना है, सबसे पहले जितने भी टॉपिक है उनका बेसिक पढ़ना है। बेसिक पढ़ने के बाद में, बेसिक पढ़ने के लिए अपनी बीएससी की बुक बेस्ट है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, डिफरेंट टाइप के पेपर देखिए, वहाँ पे आप क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसमें अपनी कमांड बढ़ती कीजिए। रियल एनालिसिस मैंने जहाँ तक अपना अनुभव लिया है तो लोगों को या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है रियल एनालिसिस। हो सकता है किसी को कोई दूसरा सब्जेक्ट भी लगता हो, लेकिन रियल एनालिसिस, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये दो टॉपिक काफ़ी हार्ड मान के चलते हैं। थर्ड नंबर पे शायद न्यूमेरिकल एनालिसिस होगा, फोर्थ पे हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होगा। तो इन 8 में से लोगों की मैंने मानना है कि 50% ईजी मानते हैं, 50% हार्ड मानते हैं। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हों उनके लिए हो सकता है कि भाई 5 बुक ईजी हों या 6 बुक ईजी हों, लेकिन 2 बुक तो मोस्टली किसी न किसी को हार्ड लगती हैं। हमें क्या करना है, अगर ये 40 क्वेश्चंस का अगर हमारे पास सिलेबस है तो 40 क्वेश्चंस में से आपकी तैयारी मिनिमम 35 क्वेश्चंस की होनी चाहिए। चाहे आप सेल्फ स्टडी करके करो, चाहे आप कहीं से कोचिंग करके करो, कैसे भी करो, आपके 35+ क्वेश्चन की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप पहले से ही आपने सोचा कि रियल एनालिसिस में नहीं पढ़ के जाऊंगा, तो इसका मतलब आपने क्या किया, 35 पढ़ के गए, उसमें से आपके अगर 5 आपके रह गए तो आप 30 पे, अगर 5 क्वेश्चन और भी इधर उधर होते हैं, दूसरे के 5 क्वेश्चन कम होते हैं, आपके भी 5 कम होते हैं, तो 500 अगला आपसे आ गया। तो ये चीज़ कभी भी नहीं करें। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में अब बना कटौती संभव नहीं है मैथ में। अब सेकंड ग्रेड मैथ का कंपटीशन काफ़ी टफ होता जा रहा है, तो जो जितना सिलेबस कम करता जाएगा उतना उसके सिलेक्शन होने के चांस कम होंगे। तो सिलेक्शन लेना है तो चाहे कैसे भी करें, इस सिलेबस को कवर करें। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसकी हेल्प लें। मैं पहले बता चुका हूँ कि बीएससी के टॉपिक क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छे टीचर मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो ये आप या तो आप अच्छे से ढूंढ नहीं रहे, या फिर आपको किसी से सही सलाह नहीं मिली है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जो भी टीचर जिससे ही पढ़े वो आपके टॉपिक इस प्रकार से करे कि कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद में उस पर क्वेश्चन करने पर उस पर प्रैक्टिस होने के बाद में कॉन्सेप्ट मजबूत करने के बाद में चौथा स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। तो इन चीज़ों पे आप काम करें। वेक्टर कैलकुलस को मैंने देखा कि वेक्टर कैलकुलस स्टार्टिंग इजी कर लेते हैं। वेक्टर कैलकुलस पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि स्टार्ट करें 11th-12th की वेक्टर कैलकुलस से। 11th-12th की वेक्टर कैलकुलस पढ़ने के बाद में आपको बीएससी की वेक्टर कैलकुलस पे आना चाहिए। वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करने के बाद में आपको जो बीच में आइडेंटिटी तक पहुंचते हैं वहाँ तक ठीक चलता है, और जैसे जैसे आगे ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम आते हैं वहाँ पे कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा न करें। एक तो कुछ आइडेंटिटी है, उनके रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट ये ऐसा होता है। हमें पता है कि इन आइडेंटिटी में से एक रिजल्ट पक्का आएगा, फिर भी हम आइडेंटिटी पता नहीं क्यों नहीं पढ़ के जाते हैं। तो अगर 10 आइडेंटिटी हैं, 8 आइडेंटिटी हैं, जितनी भी आइडेंटिटी हैं, उनको अगर आप ढंग से नहीं देख रहे और आपको पता है कि आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, एक आइडेंटिटी से क्वेश्चन पक्का मिलता है, तो इसका मतलब आपने क्या किया, देखा नहीं सिलेबस में किस में से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का पेपर बनता है। कन्फर्म है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, वो चीज़ आपकी पहले से तैयार होनी चाहिए। अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, और एक पूछ ले कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तो मेरे को पढ़ के जाना है, कौन सा मेरे को छोड़ के जाना है। और छोड़ के ऐसे नहीं, छोड़ने का मतलब ये नहीं उसका कुछ नहीं पता हो, आपको पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट तो मेरे को एकदम दिमाग में रहना चाहिए, और इस रिजल्ट में ये स्टेप आएंगी, ऐसा करने पर ऐसा आएगा, 2 बार प्लस का चिन्ह आया, 2 बार माइनस का चिन्ह आया, ये पहले लिखा, ये बाद में लिखा, सारा आपका होमवर्क होना चाहिए। होमवर्क जितना अच्छा होगा एग्जाम में पेपर उतना ही अच्छा होने की संभावना है। तो अगर आपकी आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी में एक आइडेंटिटी को छोड़कर बाकी सब आइडेंटिटी तो आपके दिमाग में रिजल्ट में याद होनी चाहिए। सभी रहती हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद में अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने जो देखा है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का चैप्टर तो सब सोल्व कर लेते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन चैप्टर सोल्व करने के बाद में जैसे जैसे आगे चैप्टर आते जाते हैं वैसे वैसे उनमें चॉइसें वो स्टार्ट हो जाती हैं कि इसमें से तो 10 क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें से 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें से ये हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही ईजी, अगर हम 8 पेपर की बात करें तो मोस्टली कई लोगों की तो संभावना होगी कि वो इसको सबसे ईजी टॉपिक में माने, और अगर ये सबसे ईजी टॉपिक है तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि इसके 5 क्वेश्चन है वो पाँचों क्वेश्चन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो रटने की बजाय जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया और हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व होगा, मैंने अभी कोई एग्जाम में देखा और उसमें मैंने पूछा है ये इस पर कौन सा मेथड लगेगा,
तो एक स्टूडेंट मेथड नहीं बता पाएगा कि कौन से मेथड से करेगा। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और उसको आप ये नहीं बता पा रहे कि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से होगा या नेचर पृथक से होगा या समघात से होगा या रेखिक अवकल समीकरण है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर हम कोई और मेथड भी लगा सकते हैं क्या। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर में ही कंफ्यूज हो तो इसका मतलब आगे तो फिर आपको कंफ्यूज होंगे ही होंगे। तो ऐसा ना हो, आप अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर क्वेश्चन है और ये मेथड लगेगा और एक इक्वेशन को सोल्व करने के आपको कई मेथड आने चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर कोई क्वेश्चन है और आपको सिर्फ एक मेथड आता है तो वो बहुत गलत बात है। आपको कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मेथड आने चाहिए। तो स्टार्ट एक मेथड से ही करना है। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो चाहे एक मेथड भी ना आए तो भी चलेगा, जैसा भी हो रहा है वैसा एक बार सिलेबस जरूर कवर करें। पहले सिलेबस कवर करने के बाद में जब आप रिवीजन पे आ रहे हैं तो आपको उस पर कुछ और होमवर्क करने की आवश्यकता है, आपको कुछ और सोचने की आवश्यकता है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जो 2-2 मिनट में लोग करते हैं वो माइंड कैलकुलेशन से बिना पेन लेके आप है ना 5 सेकंड में भी सोल्व कर सकते हैं। वो सिर्फ होगा प्रैक्टिस से। तो वो प्रैक्टिस कब आएगी? पहले आप सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी करने के बाद में उस पर डिफरेंट क्वेश्चन है उनको सोल्व करोगे और बाद में उस पर और होमवर्क करोगे कि ये कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप उस स्टेप तक, उस लेवल तक पहुंचोगे तो आप उसके क्वेश्चन क्या करना स्टार्ट कर दोगे, डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तो वो चीज़ें कैसे मिलेंगी? वो चीज़ें मिलेंगी, देखो कोई भी चीज़ है उसका लेवल अगर टॉप लेना है तो वो प्रैक्टिस से मिलेंगी या आपको सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए। तो वो आपको देखना है कि मुझे कहाँ से सही डायरेक्शन मिल रही है या कहाँ से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैं किस चीज़ की हेल्प ले रहा हूँ। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को उस कोचिंग के नोट्स इकट्ठे कर लिए, उस कोचिंग के नोट्स इकट्ठे कर लिए और पढ़ते हैं और उनको रट लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बेनिफिट होता है क्या कोचिंग के नोट इकट्ठा करने से। कोचिंग के नोट्स इकट्ठा करने से बेनिफिट होता तो मैं आपको 10 कोचिंग के नोट्स इकट्ठे करके दे दूंगा और अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो मुझसे कह देना। सिलेक्शन होता है उस टॉपिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए। इक्वेशन सिंपल सी है और आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे और उसको आपके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने सिर्फ क्वेश्चन लिया और आपको समझ में दिमाग ने आपका दिमाग काम किया तो आपने उस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया और नहीं दिमाग काम किया तो उस क्वेश्चन को आपने सोल्व नहीं किया। तो फिर इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एक तरह से रटने वाले मेथड को क्या कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले विचार करें, फिर पढ़ने के बाद में पुनर्विचार करें कि अपने को क्या और सुधार की आवश्यकता है। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स की बात करें तो ये जो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स है ये बीएससी की बुक में भी कुछ पोर्शन इसका है, लेकिन अगर हम पुरानी बुक अगर आपके पास अवेलेबल है जो कि सदिश एवं यांत्रिकी नाम से चलती थी, तो सदिश एवं यांत्रिकी के 3 पार्ट थे। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो हमारा 11th-12th की वेक्टर कैलकुलस है और जो सेकंड पोर्शन और थर्ड पोर्शन है तो सेकंड पोर्शन उसमें स्टैटिक्स है और थर्ड पोर्शन उसमें डायनेमिक्स है। तो ये जो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स है ये बुक्स आपको आनी चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि ये बुक मेरे पास है नहीं तो मैं कैसे करूँगा। बुक्स होना उस टॉपिक का आने की गारंटी नहीं होता। मैंने ये देखा है कि ये बुक्स कई लोगों के पास है लेकिन फिर भी उनको ये मेथड नहीं आते, नहीं उनको वो सोल्व करते हैं। कुछ एक सीमित दायरा रखते हैं कि ये क्वेश्चन है, इनके मुझे रिजल्ट रखने और इनके मुझे रिजल्ट याद रखने, इनको रट के जाना है, कॉन्सेप्ट वगैरह से कोई मतलब नहीं होता। तो उन चीज़ों से मैं फिर कहूँगा बार बार बचें आपको बुक्स से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन डिस्कस भी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सिंपल से क्वेश्चंस को आप मेथड से भी सोल्व आने चाहिए, आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्ट आंसर कैसा होगा। तो वो चीज़ें आप कैसे करोगे, सीधी सी बात है, स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे और जितने मोर क्वेश्चंस मोर कॉन्सेप्ट्स और मतलब टाइम मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें किससे आएंगी, आपके पढ़ने के तरीके से आएंगी। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो रेखिक प्रोग्रामिंग बीएससी की बुक है, लेकिन मैंने इसमें देखा है कि समस्या ये रहती है कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा और हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे बीएससी के 8 पेपर में ये समस्या आ रही है कि कहीं ना कहीं हम पकड़ नहीं पाते कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है या फिर हम रटने पे ज़्यादा बल देते हैं, ये ऐसा मैंने देखा है। तो बीएससी के जो ग्रेजुएशन के 8 पेपर हैं उनको रटने की बजाय उनके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। सब पेपर में इजी रिजल्ट हैं। एक बार आपकी समझ में आ गया कि ये चीज़ कैसे होती है तो यकीन मानिए कि एक बार क्लियर हो गया दिमाग में कॉन्सेप्ट तो वो आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर एक बार आपने रटना स्टार्ट कर दिया तो मैं कह रहा हूँ कि रटा हुआ तो हो सकता है कि 3 दिन चले या 30 दिन चले, लेकिन गारंटी नहीं है एग्जाम तक चले। तो रटने पे हमेशा ही बचें।
लीनियर प्रोग्रामिंग के रिजल्ट हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बार बार उन पे आप ट्राई करोगे, बार बार उनको देखोगे तो पता रहेगा कि ये चीज़ क्या कहना चाह रहा है। पहले कोई एग्जाम्पल लिया, उससे कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट समझने के बाद में उसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में अगर एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे तो गारंटेड है कि या तो उस क्वेश्चन को आप करोगे, और आप नहीं करोगे तो फिर दूसरा भी नहीं करेगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन की बात करें तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का सिलेबस काफ़ी थोड़ा लेंथी लगता है कि सिलेबस लेंथी, और क्वेश्चन में जब टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट में काम करना पड़ता है, वो इसी टॉपिक में करना पड़ता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में कैसे करें। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का अगर टॉपिक पे अगर हमने टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है तो वो पहले से देखना पड़ेगा कि ये टॉपिक हमने पढ़ा, न्यूटन रैप्सन मेथड मान लीजिए हमारे सिलेबस में, और न्यूटन रैप्सन मेथड का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो न्यूटन रैप्सन मेथड के आपके कम से कम पहले से 30 क्वेश्चन सोल्व किए होने चाहिए। अगर आपके पहले से 30 क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो आपको पता रहेगा कि इस क्वेश्चन को मुझे कब करना है या नहीं। पहले तो ये देखना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन जिसमें टाइम 1 मिनट से ज़्यादा लगता है उसको फर्स्ट राउंड में करना ही नहीं है। तो अगर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोई क्वेश्चन देखा और आपका वो क्वेश्चन पहले का देखा ही हुआ नहीं है तो इसका मतलब उसको फर्स्ट राउंड में करना ही नहीं है। अब फर्स्ट राउंड में नहीं करना तो फिर सेकंड राउंड में करना ही नहीं करना। वो आपका टाइम मैनेजमेंट बताएगा कि आपने बाकी पे कितना काम किया, आपके पास टाइम बचा ही नहीं बचा। अगर आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे, और अगर आपने बाकी पे टाइम मैनेजमेंट पे काम किया तो फिर हमें उसको देखना है कि सेकंड में या थर्ड में या किस राउंड में इसको करना है। तो वो चीज़ें प्रैक्टिस न्यूटन रैप्सन मेथड के 30 क्वेश्चन मैं कहूँगा कि सोल्व होने ही चाहिए। तो किसी भी टॉपिक को अगर देखें तो ये जो 8 टॉपिक हैं, इन 8 टॉपिक के मेरा ये मानना है कि आपको 1000 प्लस क्वेश्चन सोल्व आपके नोट्स में होने चाहिए, और अगर 1000 प्लस क्वेश्चन आपके नोट्स में है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस हैं 99% से ज़्यादा। और अगर वैसे तो कहें तो 100 क्वेश्चन बाकी न करके 100 क्वेश्चन न करके भी हो सकता है, लोगों का लक फैक्टर बहुत अच्छा हो, जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कैसे भी करके सिलेक्शन देते होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपने जो सबसे कमज़ोर कड़ी माना जाता है सिलेक्शन न होने में, उसको आपने मजबूत कर लिया तो फिर बाकी कोई पोर्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे आप नहीं पढ़ सकते हो। 9, 10, 11, 12 टॉपिक अपन पता है कि ग्रेजुएशन की तुलना में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर उनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं तो फिर कमी रहती है वो इसी में रहती है और इसमें रहती है। अगर इस पे आपने टॉप क्लास की तैयारी कर ली और टॉप क्लास की तैयारी कर ली तो गारंटेड है कि फिर आपके सिलेक्शन न होने के चांसेस नहीं होते। कि सिलेक्शन तभी तो नहीं होता जब हम कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं, और जब हमने कहीं ना कहीं कमी नहीं छोड़ी तो इसका मतलब फिर सिलेक्शन तो होगा ही। तो इस पोर्शन पे विशेष ध्यान दें। मेरे लिए जो मैं मानता हूँ मैथ्स के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन 8 टॉपिक, 8 में से आपके 8 तैयार होने चाहिए। कोई कहेगा कि सर 8 में से 2 छोड़ दें, 1 छोड़ दें, मैं कहूँगा कतई नहीं छोड़ना है। कई बार हम क्या करते हैं, छोड़ने से अच्छा है कि कुछ रिजल्ट याद रखें, वही बढ़िया है। अगर आप किसी के न्यूटन रैप्सन मेथड के 30 क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे हैं तो आप 10 करें, 10 नहीं करें तो 5 करें। तो ना से करने से तो 5 अच्छा है कि कम से कम अगर ये 5 इजी क्वेश्चन में से भी कोई आता है तो अपन करके तो आए। फिर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आता है तो एक तो अपन किसी की तुलना में 0 हो, एक किसी की तुलना में 10% हो, तो फिर थोड़ा लक फैक्टर भी देखता है कि एग्जाम टाइम में आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, 10 में से आ गया और उसने 30 में से पढ़ा, तो फिर आपने कम पढ़ के भी आपको क्वेश्चन मिल गया तो भी इसका मतलब आप क्या हो, रेस में अभी हो। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जैसे क्वेश्चन 3 मिनट का क्वेश्चन आया, कोई बड़ा लेंथी क्वेश्चन आ गया, 3 मिनट का क्वेश्चन है, और 3 मिनट के क्वेश्चन को आपने अगर छोड़ दिया तो उससे सिलेक्शन प्रभावित नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, उसको अगर आपने 3 मिनट में सोल्व किया तो आप बाहर हो। अगर क्वेश्चन ऐसा है 10 सेकेंड में सोल्व हो रहा है, उसको आपने नहीं किया तो फिर आप बाहर हो। तो ये चीज़ें, इनमें ये ध्यान रखने वाले। इस टॉपिक में पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन कितनी देर का है, या फिर हो सकता है कि आपकी तैयारी इस लेवल की ना हो कि आप उस क्वेश्चन को इतने कम टाइम में नहीं कर पा रहे हो। तो पहली चीज़ तो सिलेबस कवर करना है, सिलेबस कवर। दूसरी चीज़ उस सिलेबस पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तीसरी चीज़ सिलेबस पे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, और टाइम मैनेजमेंट पे काम करने के बाद में खूब प्रैक्टिस करनी है। तो ये 8 टॉपिक आपके रूटीन में आने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आपको डेली 4 टॉपिक ले लीजिए या 2 टॉपिक ले लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, डेली के जितने भी टॉपिक आप लेना चाहो 15 मिनट एक टॉपिक ले लीजिए। 15 मिनट एक टॉपिक को, मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करना है तो आपने डेली 15 मिनट न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा,
और आप जब तक एग्जाम होती है तब तक 15 मिनट उसको रेगुलर रखो। इतनी बार आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का रिवीजन हो जाएगा, इतनी बार उस पर क्वेश्चन करोगे तो आप ना देखोगे कि हो सकता है आपको मैट्रिक्स सबसे इजी लगता हो, लेकिन आप अगर एग्जाम में पेपर दे के आओगे तो आप कहोगे कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया था वो न्यूमेरिकल एनालिसिस का किया था। तो वो है रेगुलरिटी। चाहे टाइम आप कम दो, कोई भी टॉपिक जो आपको हार्ड लगता है उसको कम टाइम से स्टार्ट करो। मैं हमेशा यही रूल फॉलो करता हूँ, जो टॉपिक मुझे नहीं आता उसको मैं 15 मिनट से स्टार्ट करता हूँ और 15 मिनट उसको पढ़ता हूँ। अगर 15 मिनट भी नहीं पढ़ा जाता तो 10 मिनट से स्टार्ट करें, 10 मिनट भी नहीं पढ़ा जाता तो 5 मिनट, लेकिन रेगुलर आप डेली 10 मिनट दीजिए न्यूमेरिकल एनालिसिस को, 15 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए। एक बार आप कैसे भी करके पढ़ लेंगे, उसके बाद में दूसरी बार उसको पढ़ेंगे तो आप थोड़ा टाइम भी उस पर बढ़ा के दे सकते हैं। उस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप कितना टाइम दे सकते हैं? मैंने होमवर्क करते टाइम एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक क्वेश्चन को 4-4 घंटे भी दिए, एक क्वेश्चन को 4-4 घंटे दिए। तो वही क्वेश्चन अगर मैंने पहली बार सोल्व किया था, मैंने उस क्वेश्चन को 3 मिनट में सोल्व किया था, लेकिन अगर मैंने उसको टाइम दिया है तो कई बार तो उस क्वेश्चन को 15 मिनट देने पे भी वो 1 मिनट में हो जाता है, कई बार उसको 2 घंटे देने पर वो और कम टाइम में होता है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन जो कि 3-3 मिनट में सोल्व किए थे, वो क्वेश्चन अब मैं 3 सेकंड में सोल्व कर सकता हूँ, देख के आंसर बता सकता हूँ। एक ही रीज़न है कि मैंने उस पर काम किया, होमवर्क किया, टाइम मैनेजमेंट पे। होमवर्क कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। अब मेरे पास टाइम खूब है तो मैं 4 घंटे भी दे सकता हूँ। एक क्वेश्चन को अगर मैं 4 घंटे दूंगा और वो क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा आ गया और वो क्वेश्चन अगर मैंने 10 सेकंड में कर दिया, 3 सेकंड में कर दिया, 15 सेकंड में कर दिया, तो मैं उससे काफ़ी आगे हूँ जो उस क्वेश्चन को 3 मिनट में करेगा या नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको देखना है कि इस पोर्शन में आपको क्या क्या अचीव करना है, या आप पहले से ही मानसिकता बना के रखेंगे कि रे एनालिसिस छोड़नी है, साथ में मुझे स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स भी नहीं पढ़नी है और न्यूमेरिकल एनालिसिस भी आधी छोड़ के जानी है। तो इस टाइप की मानसिकता अगर आप पहले से रखेंगे तो सीधी सी बात है कि कुछ आपने 40 क्वेश्चन में से हो सकता है कि 10 क्वेश्चन तो पहले ही छोड़ दिए, 30 क्वेश्चन बचे। बाकी 30 क्वेश्चन में एग्जामिनर किस टाइप का पेपर सेट करता है वो आपका भविष्य तय करेगा। 29/10/2018 को आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2018 के पेपर में आया क्वेश्चन है। टॉपिक है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। किसी पिंड पर कार्यरत दो बल P तथा 2P एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनका परिणामी बल P के साथ कितना कोण बनाएगा। तो कह रहे हैं कि किसी पिंड पर, ये मान लीजिए कोई पिंड है, इस पे 2 बल काम कर रहे हैं, एक P है और एक दूसरा बल कितना है, 2P है, और उनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो इनका जो परिणामी होगा वो P के साथ, अगर मान लीजिए इनका परिणामी है, ये कोई परिणामी है, ये मैंने कोई दूसरा 2P लिया, तो ये जो परिणामी है ये P के साथ अगर थीटा कोण बनाता है तो ये थीटा कितना होगा, ये इन्होंने पूछा है। तो इसका आप सबसे पहले, तो मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर इसको आप छोड़ के जाते हैं तो वो तो बात हट गई। उसके बाद में अगर आप इसको याद करके जाते हैं तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि tan थीटा बराबर होता है, अगर P के साथ एंगल बना रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। यहाँ पे जो अल्फा है वो इन दोनों एंगल का सम है, यानी थीटा और फाई, अगर ये मैं थीटा कहूँ ये फाई कहूँ तो इन दोनों का जोड़ है वो अल्फा होता है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 120 डिग्री। तो जो परिणामी R है वो P के साथ थीटा कोण बनाएगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में Q की वैल्यू 2P है, तो Q की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 2P और अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री। तो मैंने इनकी वैल्यू पुट की, तो मैंने वैल्यू रखी तो मुझे मिलेगा 2P sin 120 डिग्री अपॉन P प्लस 2P cos 120 डिग्री। इसको अगर सोल्व करें तो पहले मैं पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे कि क्या चीज़ सोल्व करना ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ पे 2P sin 120 डिग्री की वैल्यू आप कैसे भी ज्ञात करेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी √3/2 अपॉन में P प्लस 2P cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसको अगर सोल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा P√3 अपॉन P माइनस P, सोल्व करने पर P√3 अपॉन 0 और इन्फिनिटी। तो मुझे tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी मिली। तो इसका मतलब अगर tan थीटा इन्फिनिटी है तो इसका मतलब
tan की वैल्यू tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 2 या 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई 2, क्या कहें 90 डिग्री। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 90 डिग्री। तो ये है उनसे अच्छा जो कि क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जो इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं, उनसे अच्छा ये स्टैंडर्ड हो गया, सेकंड लेवल हो गया। अब थर्ड लेवल की बात करें, अगर इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा सोल्व कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, मैंने ये चीज नोट की, अगर मैं ये चीज सोल्व नहीं करता तो भी काम चल जाता, और ऊपर वाले में मैंने जो टाइम वेस्ट किया उसको न करके मैं सीधी वैल्यू डायरेक्ट लिखता यहाँ पे p प्लस क्यू कोस अल्फा, ये वैल्यू सोल्व करता, ये आता, नीचे 0 आता, इन्फिनिटी आता। तो इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम में सोल्व कर रहा हूँ तो मैंने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसको 1 मिनट से कम के अंदर कवर किया। ये है एक लेवल और हो गया। अब इससे और ऊपर लेवल आना है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे है बल P, यहाँ पे बल है 2P। अगर मुझे कोई व्यक्ति खींच रहा है इधर P फोर्स से और इधर खींच रहा है 2P फोर्स यानी दुगने बल से, मान लीजिए इधर मुझे एक व्यक्ति खींच रहा है जिसमें 50 किलो वजन है और इधर एक व्यक्ति मुझे खींच रहा है जिसमें 100 किलो वजन है, तो ऑब्वियस है कि 100 किलो वाला मेरे को ज़्यादा खींच के ले जाएगा। तो अगर ये 50 किलो है और ये 100 किलो है, तो अगर दोनों तरफ 50-50 होता तो परिणामी 20 से जाता, यानी ये 120 डिग्री है तो 60 डिग्री इसके साथ बनाता, 60 डिग्री इसके साथ बनाता। लेकिन ये बल ज़्यादा है तो परिणामी हमेशा बड़े बल की ओर काम करता है, और अगर ये बराबर नहीं है, बड़े बल की ओर काम करेगा, तो ये एंगल आपको दिख रहा होगा, ये 120 का आधा 60 डिग्री से है, ज़्यादा हो गया। अगर दोनों बराबर होते तो परिणामी 60-60 होता, इधर भी 60 और इधर भी 60। लेकिन अगर ये डबल है तो ये इसके साथ बड़े बल के साथ कम कोण बनाएगा, छोटे बल के साथ ज़्यादा कोण बनाएगा। तो छोटे बल के साथ ज़्यादा कोण बनाएगा, इसका मतलब ये कोण होगा वो 60 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर आएगा वो 60 डिग्री से ज़्यादा आएगा। तो 60 डिग्री से ज़्यादा, ये 60 डिग्री नहीं होगा, 30 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री से ज़्यादा, 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। तो ये हो गया एक लेवल और, कि हमने फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं किया, लेकिन हमने एक समझ विकसित कर ली कि इस टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप से भी हम आंसर टिक कर सकते हैं अगर क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल का है तो एक लेवल और हो गया। इसके बाद में अगर टॉप लेवल की बात करें तो इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन है। अगर उन 4-5 क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, 4-5 क्वेश्चन को बार बार एक साथ जगह देखोगे, तो आपके दिमाग में एक सेट हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। उसे कहता हूं मैं टॉप लेवल। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेवल करना है। स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, स्टार्ट 1 मिनट के साथ 1 मिनट से कम आप 10 सेकेंड के अंदर कर रहे हो, आप माइक्रो सेकेंड में कर रहे हो। डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेवल कर रहे हो। आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे एग्जाम क्लियर करनी है, तो टॉप लेवल है ना अच्छा होता है। टॉप भी नहीं है तो लेकिन है ना लो के दो जो लो लेवल है उनसे तो हमें बचना चाहिए। 1 मिनट के पास टाइम लग रहा है वो भी चलेगा, 10 सेकंड होती हैं तो और अच्छी बात है। माइक्रो सेकंड में आप करो चाहे न करो, लेकिन 10 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड ये आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अगर इस क्वेश्चन को आप छोड़ के जा रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कितना गलत कर रहे हैं। वो स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में करेगा वो आपसे कितना आगे है, टाइम में भी और साथ में नंबर्स में भी। तो ये चीज़ें अपने को तैयारी स्टार्ट करते टाइम डिसाइड करना चाहिए कि किस टॉपिक को अपने को छोड़ना है। किसी के कहने पर कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स हार्ड है, हमने अगर हार्ड मान लिया तो फिर वो हमारी गलती है। अब हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात करें तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड में हमारे पास मेन टॉपिक है नंबर सिस्टम, प्लेन ज्योमेट्री, एलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स एसेट्रा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री। यानी हमारे पास एक तो संख्या पद्धति है, उसके बाद में समतल त्रिकोणमिति, बीजगणित के कुछ टॉपिक हैं जिसमें हमारे पास रैखिक समीकरण है, बहुपद हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी अपना जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, और त्रिकोणमिति। ये टॉपिक हमारे सेकंड ग्रेड में 9th-10th स्टैंडर्ड से हैं। इनको किस प्रकार से तैयार करें, तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि NCERT की 9th और 10th की जो बुक है उनसे इन टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए। उसमें इन कुछ टॉपिक 9th में, कुछ टॉपिक 10th में, ये सभी टॉपिक 9th-10th ही मिल जाएंगे आपको। अगर कुछ और अच्छा करना चाहते हो तो RD शर्मा की जो बुक आती है 9th-10th की, उससे भी आप ज़्यादा अगर करना चाहते हो तो उससे कर सकते हो। और
लास्ट एंड फाइनल मैं ये कहूँगा कि अगर आप किसी टॉपिक को किया और उस पर आपने क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं की तो वो मैं मानता हूँ कि आपकी तैयारी 50% भी नहीं है। तो प्रत्येक टॉपिक पे लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ही आप एग्जाम के टाइम आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको पता रहेगा क्वेश्चन पहले से देखा हुआ है। टाइम मैनेजमेंट पे काम कम करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए फिर क्या करें, तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी एसएससी सीजीएल की बुक है उनमें ये टॉपिक मोस्टली में कवर हो जाते हैं, या फिर आप आरएस अग्रवाल है उसमें भी ये मोस्टली टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो इस टाइप की कोई ऑब्जेक्टिव टाइप बुक हो जो कि एसएससी सीजीएल में चलती हो, आरएस अग्रवाल हो, या ऐसी टाइप की कोई और बुक हो जिसमें ये टॉपिक कवर होते हो, जिनमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हो, आप उससे आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट कीजिए। सिंपल टॉपिक हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कोई एक आधा टॉपिक हार्ड लगे, लेकिन 9th-10th के टॉपिक तो मैं मान के चलता हूं कि सभी सेल्फ स्टडी करके आप कवर कर सकते हो। और अगर आप कोचिंग भी करना चाहते हो तो पहले आपको ना कोचिंग जाने से पहले ये टॉपिक खुद कवर करके जाने चाहिए। कोचिंग करने का फ़ायदा मैं तभी मानता हूँ कि एक तो आपने उस समय जब आप मैथ्स की कोचिंग कर रहे हो तो आप जीके की कोचिंग न करो, दूसरा आप ना पहले से आपने बेसिक कॉन्सेप्ट करके किए हैं। तो अगर आप पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे तो आपके कुछ ना कुछ चीज़ें नई ऐड होंगी और आप कुछ एग्जाम में ज़्यादा घातक होगे, बशर्ते कि आप स्टार्टिंग में कोचिंग कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी ऐसा कुछ रूल नहीं है कि जनरल ऐसा करने पर ही अच्छा टॉप रिजल्ट आते हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो आपको ये टॉपिक इस टाइप से करने चाहिए, 9-10 से स्टार्ट करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ ज़्यादा करना चाहो तो आर डी शर्मा की बुक्स है, ये थोड़ी इंग्लिश मीडियम में है तो समस्या हो सकती है। एनसीईआरटी की बुक जो पुरानी चलती थी वो 9-10th में हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगी, इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगी, तो उसमें मीडियम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एसएससी सीजीएल की बुक है या आरएस अग्रवाल की बुक है, ये आपको बोथ मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। अब अगर हम बात करें 11th-12th के टॉपिक की, तो 11th-12th के टॉपिक के लिए हम देखें तो 11th-12th के टॉपिक के लिए हमारे पास जो बुक है मोस्टली उसमें दो टाइप की बुक अगर हम कहेंगे तो एक तो जेपीएच की, तो जेपीएच की AIEEE की बुक आती है। AIEEE की बुक SR सैनी जी राइटर है, और दूसरा यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, तो ये भी AIEEE वगैरह के लिए बुक आती है। इन दोनों में क्या है कि दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इस बुक में जेपीएच की बुक में 3 पोर्शन मिलते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में बेसिक कॉन्सेप्ट इजी से क्वेश्चन, पार्ट बी में मीडियम टाइप क्वेश्चन, और पार्ट सी में हाई लेवल के क्वेश्चन। लेकिन प्रत्येक पार्ट में सब टाइप के क्वेश्चन मिक्स मिलते हैं। यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर है, इसमें टॉपिक वाइज डिवाइडेशन होता है। तो टॉपिक वाइज डिवाइडेशन यानी अगर आपने कोई टॉपिक लिया है तो उस टॉपिक में उस टाइप के क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे। जैसे अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर रहे हो तो आपको होमोजेनियस यानी समघात समीकरण के क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, उससे में आपको मीडियम लेवल का मिलेगा, उसी में टॉप का, उसी में हाई लेवल का। लेकिन इसमें अगर आप सोल्व करोगे तो होमोजेनियस का लो लेवल का ए पार्ट में मिलेगा, मीडियम लेवल का बी पार्ट में, और होमोजेनियस का हाई लेवल का सी पार्ट में मिलेगा। लेकिन इसमें टॉपिक वाइज नहीं मिलेंगे, इसमें आपको मिक्स मिलेंगे। इसमें टॉपिक वाइज मिलेंगे लेकिन लेवल के हिसाब से नहीं मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हो। अगर आप मिक्स पढ़ना चाहते हो तो फिर ये बढ़िया है, अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो तो ये बढ़िया है। दोनों के एक फ़ायदे एक नुकसान है। अगर आप पहले टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो एग्जाम में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि आपको मिक्स क्वेश्चंस में से क्वेश्चन ढूंढने की आदत नहीं होगी। और अगर आप मिक्स में से पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ते टाइम परेशानी होगी, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन से टॉपिक को मुझे कहाँ से कवर करना है। स्टार्ट आप पहली बार कर रहे हो तो स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों के एक एक फ़ायदे हैं, एक एक नुकसान है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हो। इसके अलावा कोई और भी अगर आपकी जानकारी में अच्छी बुक हो तो आप अवेलेबल कर सकते हो, आप खरीद सकते हो। मेरी जानकारी में जो बुक है मैंने आपको बता दी। मेरा खुद का भी विचार है कि एक बुक मैं भी मार्केट में अवेलेबल कराऊं फॉर आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और हाई लेवल के लिए।
तो उसमें हो सकता है कि कितना टाइम लगे कह नहीं सकते, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी वो बुक मार्केट में अवेलेबल करवाएं। आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2018 में आया क्वेश्चन है, लिमिट का टॉपिक है लिमिट। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर हम एक चर्चा करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन को किस टाइप से अटेम्प्ट करना चाहिए वो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन मिनिमम टाइम में होना चाहिए, उसके लिए आप क्या आइडिया अपनाते हो, एग्जाम में तुक्का मारना चाहते हो नहीं मारना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो मैं तुक्के पे बात करूं तो अगर आप कभी भी क्वेश्चन सोल्व करें तो सोल्व करने से पहले एक बार आइडिया लगाएं कि कौन सा आंसर हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। मान लीजिए मुझे कोई इस क्वेश्चन को कहे कि करना है तो मैं क्वेश्चन देख के सबसे पहले क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो ऑप्शन काटूँ या फिर वो ऑप्शन टिक करूँ जो कि क्लियर है। तो अगर मुझे कोई कहे तो मैं सबसे पहले कहूँगा ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, आप भी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बता पाओगे, क्योंकि हमें पता है कि log ए बी का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, log b अपॉन a का फॉर्मूला होता है log b माइनस log a, इसका फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, लेकिन log a प्लस b का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इस टाइप का आंसर आता है तो आपको कोई विशेष क्वेश्चन मिलेगा और आप अगर ऐसा आंसर नोट करते हो तो आपको वो क्वेश्चन स्पेशल दिमाग में होना चाहिए। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इस टाइप का आंसर नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ क्वेश्चन देखते ही अगर हम तुक्का भी लगाएं तो किस ऑप्शन पे तो तुक्का नहीं लगाना चाहिए और किस पे लगाना चाहिए वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मैंने बताया कि जैसे इस पे नहीं लगाना है, इस प्रकार अगर हम कोई और क्वेश्चन सोल्व करें तो उस पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस पे लगाना चाहिए। ये बार बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, पहली बार जब पढ़ रहे हैं तब इस पर प्रैक्टिस ना करें, जब दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ रहे हैं तब इस पर काम करना स्टार्ट करना चाहिए अगर आपको अच्छा लगे तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। बिना प्रैक्टिस करके भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। मैं करता हूं इसलिए मैंने आपको बताया है। अब अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो दोबारा वही बात है, लेवल की बात है कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हो, क्या कौन सा ऑप्शन अपनाना चाहिए कौन सा नहीं अपनाना चाहिए। तो किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो एक मेथड में सफिशिएंट नहीं मानता, उसके आपको कई मेथड आने चाहिए। जितने ज़्यादा मेथड से करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि किस टाइप से हम क्वेश्चन कर रहे हैं और कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें समस्या आ रही है कहाँ नहीं आ रही। तो अगर इसी क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हो तो आप पहले अगर बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर मैंने लिमिट लगाई तो यहाँ पे a की पावर 0 1, यहाँ पे b की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, और नीचे a की पावर 0 1 माइनस 1 तो यानी 0.04 मिल गई हमें। तो जैसे लिमिट लगाते हैं तो 0.04 मिल गई। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया, अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो a की पावर x log a, यहाँ पे b की पावर x log b अपॉन यहाँ पे x के सापेक्ष करें तो a की पावर x, यहाँ पे -1 का डिफरेंशिएशन 0। लिमिट लगाएंगे तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी, लिमिट लगाने के बाद में a की पावर 0 1 तो log a माइनस log b अपॉन 1, और ये हो गया log a अपॉन b और आंसर हो गया log a अपॉन b। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इजीली 10 सेकंड का सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी हमें इस पे ना काफ़ी काम करना चाहिए। काफ़ी काम करने का फ़ायदा हो सकता है इस क्वेश्चन में नहीं मिले दूसरे क्वेश्चन में मिले। दूसरा हमें क्या होना चाहिए, अगर इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमें प्रसार से भी आना चाहिए कि a की पावर x का प्रसार क्या होता है। तो अगर उसका हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद में अगर उस फॉर्मूले को लगाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको इसका प्रसार आता है तो 1 प्लस एक्स log a प्लस एक्स log a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, या फिर अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इस टाइप अगर आप इसका प्रसार करोगे, a की पावर x का प्रसार लिखोगे, b की पावर x का प्रसार लिखोगे, उससे सोल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। लेकिन एक नई सोच विकसित होगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमें पता रहेगा एक तो हमारा प्रसार भी मजबूत होगा, और किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रसार की जरूरत हो तो वो हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा। फिर और हमें क्या पता होना चाहिए वो देखिए। तीसरा, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, a और b कुछ दे नहीं रखा, तो a कांस्टेंट है तो मैंने a की वैल्यू e ले ली। अगर a की वैल्यू e लूँगा तो e की पावर x, नीचे b की पावर x है, और b की वैल्यू मैंने 1 ले ली। तो अगर a की वैल्यू मैंने e ले ली और b की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो मुझे इससे मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे मुझे मिलेगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, कैंसिल हो गया, लिमिट लगाने पर 1। यानी अगर a की वैल्यू मैं e पुट कर रहा हूँ और b की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 1 आंसर।
तो ए की वैल्यू अगर मैं ई पुट करूँगा, बी की वैल्यू 1, तो log ई की वैल्यू 1 होती है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस, यहाँ से अगर मैं रखूँगा तो ये 1/e log 1/e यानी माइनस log ई -1 मिलेगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू भी 1 देगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड में करेक्ट होगा। तो हमने देखा जो सबसे पहले मेथड था वो सबसे इजी था, बाकी मेथड हार्ड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ऐसे ट्राई करते रहना चाहिए। कई बार पहली बार मेथड करते हैं वो हार्ड होता है, बाद में करते हैं वो इजी मिलता है। तो जब आप 4-5 मेथड कर लेंगे तो आपको उनमें से जो सबसे ईजीएस्ट रहेगा या ईजीएस्ट 1 या 2 जो भी हैं वो आपके सॉल्यूशंस में आपके पास नोट्स में होने चाहिए। 4-5 मेथड अच्छी बात है, क्योंकि आपकी हर प्रकार से उसकी तैयारी होगी। फिर इसी क्वेश्चन को अगर मैं और देखना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अगर मैं यहाँ पे ए और बी को आपस में बदल दूँ, मैंने ए को बी की जगह लिख दिया और बी के स्थान पे ए लिख दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 बी की पावर x माइनस ए की पावर x अपॉन ई की पावर x माइनस 1। और अब अगर ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखें तो अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लेता हूँ तो इस क्वेश्चन में कन्वर्ट होता है, यानी अगर ए और बी को अगर मैं आपस में बदल देता हूँ तो आंसर में माइनस का चेंज आ जाता है। और अगर आप यहाँ पे ए और बी को आपस में बदलोगे तो ए बी और बी बराबर होते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे ए और बी को आपस में बदलोगे तो ए प्लस बी और बी प्लस इक्वल होते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ए और बी को आपस में बदलोगे, यहाँ पे ए और बी को आपस में बदलोगे तो उल्टा करने पर माइनस साइन का चेंज आता है। तो इसका मतलब आंसर होगा या तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा या सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारे पास 2 चॉइस आई कि फर्स्ट है या सेकंड ऑप्शन है। तो इस प्रकार हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार चीज़ें नोट करेंगे, तो एक क्वेश्चन के बारे में हमारे पास 10 चीज़ें होंगी। और वो 10 चीज़ें हो सकता है कि उस क्वेश्चन में आपको एक ही हेल्प करे, लेकिन बाकी किसी दूसरे क्वेश्चन में वो दूसरी चीज़ हेल्प करे। सोचने का एक नया नज़रिया मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट पे काम करने के लिए एक नई तकनीक मिलेगी, और वो ही चीज़ें हमारे पास क्या करती हैं, लास्ट एंड फाइनल एग्जाम में मदद करती हैं। अगर आपने सिर्फ बुक का एक मेथड दे रखा है और वो आपने रट लिया, वो चाहे समझ में आया चाहे नहीं आया, तो वो आप मान के चलिए कि आपको कभी ना कभी धोखा दे सकता है। और वो क्वेश्चन अगर आपको धोखा दे रहा है, या फिर ये कहें कि आपने उसके साथ पहले जैसा बर्ताव किया उसने वैसा बर्ताव अब आपके साथ किया है, तो वो चीज़ मतलब आपने जैसा किया वैसे ही उसने किया, आपने उसको ढंग से नहीं पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए, तो उसने भी आपकी हेल्प नहीं की, एग्जाम टाइम में आपके दिमाग से स्लिप हो गया। रटने वाली मेथड को आप क्या करें, विराम दें। नए टॉपिक भी जरूर सीखें, कुछ टॉपिक हो सकता है कि हार्ड हो, टाइम दें, मिनिमम टाइम से स्टार्ट करें। मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा, जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है, हमेशा 15 मिनट का जो मेरा स्मॉल टाइम मैनेजमेंट रूल है उस पर काम करता हूँ मैं। आप भी टाइम कीजिए, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करना है कम टाइम से स्टार्ट कीजिए, रेगुलर कीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टॉपिक में आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी, अगर आप सेल्फ स्टडी करने के इच्छुक हैं तो। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं वो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जो सिर्फ ना कोचिंग के नोट्स से पढ़ सकते हैं या फिर कोई पढ़ाने पर पढ़ सकते हैं, तो मैंने उनके सक्सेस होने की रेट क्या देखी है, कम देखी है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है कि वो सक्सेस नहीं होते, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हैं वो औरों से अच्छा रिजल्ट देते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए, या ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं है, या कोई चीज़ मैं बताने में भूल गया हूँ, तो आप मुझे इस नंबर पे 9460308215 पे सूर्यास्त के पश्चात है ना कॉल कर सकते हैं। तो या अगर मैं फ्री रहूँगा तो आपको तुरंत कॉल बैक करूँगा या अटेंड करूँगा, या फिर जैसे भी फ्री रहे होंगे तब आपको कॉल बैक कर देंगे। तो या तो तुरंत अटेम्प्ट करके आपको आंसर देंगे, या फिर आपको फ्री होने के बाद में कॉल बैक करके आपको जवाब देंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर समस्या का समाधान कर सकूँ। धन्यवाद।